हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। ये है झारखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़ का सेट नंबर 9 और इस सीरीज़ के पहले के सेट्स को आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज़ के सभी सेट्स में मैंने झारखंड जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और इस सेट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 9। पहला क्वेश्चन है, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? तो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का संबंध है खड़िया जनजाति से। ये खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। और खड़िया जनजाति की बात करें तो खड़िया 3 प्रकार के हैं। इनमें है दूध खड़िया, और दूसरे हैं ढेलकी खड़िया, तीसरे हैं पहाड़ी खड़िया। और ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था की बात करें तो इनमें एक पद होता है महतो। महतो गांव का मुखिया होता है। गांव का मुखिया या वो लोग जिन्होंने गांवों को बसाया था उनको भी महतो बोला जाता है, और ये पद वंशानुगत होता है। और एक होता है पाहन, ये गांव का धार्मिक प्रधान की तरह होता है। ये गांव में पूजा वगैरह करता है। और यहाँ जो ये ढोकलो है इसका मतलब होता है बैठक। ढोकलो का मतलब होता है बैठक, और ये जो सोहोर है इसका मतलब होता है अध्यक्ष। तो ये है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, जो कि खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। और हो जनजाति की शासन व्यवस्था को बोला जाता है मुंडा मन की शासन व्यवस्था, और मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था कहलाती है मुंडा शासन व्यवस्था, और उरांव की शासन व्यवस्था को कहते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो यहाँ ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का पूछा गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान माना जाता है। तो यहाँ पूछा है कि उरांव जो जनजाति है इनका मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उरांव का मूल निवास स्थान दक्कन का पठार क्षेत्र माना जाता है। ये माना जाता है कि उरांव जनजाति के जो लोग थे पहले ये दक्कन के पठारी क्षेत्र में रहते थे। वहाँ से ये लोग असम और बंगाल के चाय बागानों में काम करने के लिए गए। फिर वहाँ से ये वापस उड़ीसा और मध्य प्रदेश की ओर आए और उत्तर प्रदेश और झारखंड के इलाके में बस गए। तो इस तरह इनका मूल निवास स्थान जो है वो दक्कन का पठारी क्षेत्र माना जाता है। और अभी इस उरांव जनजाति की बात करें तो ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या के आधार पर ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और पूरे भारत में देखें तो भारत में ये चौथे नंबर पर आती है। चौथी बड़ी जनसंख्या है इनकी। और झारखंड में खासकर ये छोटानागपुर और पलामू प्रमंडल के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इनकी जो भाषा है वो है कुड़ुक भाषा। ये कुड़ुक बोलते हैं, और ये खुद को भी कुड़ुक कहते हैं। कुड़ुक का मतलब होता है मनुष्य, और इनकी भाषा भी कुड़ुक है। और इनकी जो शासन व्यवस्था है उसको बोला जाता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। पढ़ा पंचायत इनकी शासन व्यवस्था है। और प्रजातीय समूह की बात करें तो उरांव जनजाति द्रविड़ प्रजातीय समूह में आते हैं। और इनका जो युवा गृह होता है, युवा गृह को बोला जाता है धुमकुड़िया। और इनका जो एक प्रमुख नृत्य है यदुर नृत्य। उरांव का प्रमुख नृत्य होता है यदुर। तो यहाँ पूछा गया था कि उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान किसे माना जाता है, तो यह है दक्कन का पठारी क्षेत्र, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये सोनोत संथाल समाज जो है इसकी स्थापना 1970 में की गई थी, और ये की गई थी शिबू सोरेन के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। और शिबू सोरेन की बात करें तो इनसे रिलेटेड है जेएमएम पार्टी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, वो शिबू सोरेन और ये जो विनोद बिहारी महतो हैं ये, और एक हैं एके राय, इन तीनों ने मिलकर ये जेएमएम पार्टी का गठन किया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और इसे बनाया गया था 4 फरवरी 1973 को, और ये बनाया गया था धनबाद में, धनबाद के गोल्फ मैदान में। तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ बनाया गया था, तो धनबाद में एक गोल्फ मैदान, वहाँ पर ये बनाया गया था, वहाँ पर एक सभा में।
और इससे पहले ही ये तीनों जो हैं, इन तीनों के कुछ अपने अपने समाज या समिति वगैरह थे, जैसे कि शिबू सोरेन का था सोनोत संथाल समाज, और विनोद बिहारी महतो, इन्होंने शिवाजी समाज की स्थापना की थी। शिवाजी समाज की स्थापना की थी इन्होंने 1969 में। और ये जो ए.के. राय हैं, इन्होंने बनाया था मार्क्सवादी समन्वय समिति। मार्क्सवादी समन्वय समिति इन्होंने 1971 में ये बनाया था। और इसके बाद इन तीनों ने मिलकर जेएमएम पार्टी का गठन किया 4 फरवरी 1973। तो यहाँ सोनोत संथाल समाज के बारे में पूछा गया है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1970 में शिबू सोरेन के द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, छोटानागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो छोटानागपुर कैथोलिक सभा जो है, इसका गठन किया गया था 1933 में, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और इस सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे बोनीफेस लकड़ा। बोनीफेस लकड़ा इस छोटानागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष थे, और इसके पहले महासचिव थे इग्नेस बेक। छोटानागपुर कैथोलिक सभा के पहले महासचिव थे इग्नेस बेक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1933। और आपको ये चार्ट पूरा याद होना चाहिए। यहाँ से काफ़ी सवाल पूछा जाता है, जैसे कि ढाका विद्यार्थी सभा हुआ था 1912 में, और यहीं से के.जे. बार्थोलोमन जो थे वो आए थे, और 1912 में ही इन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था। और इसके बाद 1915 में इसी का नाम बदलकर छोटानागपुर उन्नति समाज रखा गया था। इसके बाद 1930 में किसान सभा बनाया गया छोटानागपुर उन्नति समाज के ही कुछ लोगों द्वारा। उसके बाद 1933 में छोटानागपुर कैथोलिक सभा बना, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन में। और उसके बाद 1938 में छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा बना। ये सभा 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर बनाया गया था। इनमें थे छोटानागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटानागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा और हो माल्टो मरंग सभा। तो इन सभी को मिलाकर एक बनाया गया था छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। और फिर 1939 में इसी का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया। और इसके बाद 1950 में इसी आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी रख दिया गया जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इनसे काफ़ी सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पूछा गया था छोटानागपुर कैथोलिक सभा, इसका गठन किया गया था 1933 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजा मान सिंह ने किस वर्ष राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया? तो राजमहल जो है ये अभी का साहेबगंज का एरिया है। जो साहेबगंज जिला है उस एरिया को पहले राजमहल बोला जाता था। तो इस इलाके को मान सिंह ने बंगाल की राजधानी कब बनाया? मान सिंह की बात करें तो मान सिंह को 1589 में अकबर के द्वारा बिहार और झारखंड का सूबेदार बनाया गया था। इस एरिया का उसको 1589 में, यानी कि मान सिंह को 1589 में सूबेदार बनाया गया था। और इसके बाद ये 1590 में पलामू की ओर आया, और जब पलामू में ये आया तो इसने भागवत राय को हराया। भागवत राय जो उस समय वहाँ का लोकल शासक था उसको हराया, और इस इलाके को मुगलों के अधीन कर दिया, यानी कि अकबर जो उस समय का मुगल सम्राट था उसके अधीन कर दिया। और इसके बाद ये 1590 और 91 में मानभूम की ओर से गुजरा। मानभूम यानी जो धनबाद का इलाका है, धनबाद जो पहले मानभूम था उस इलाके से गुजरा, और वहाँ पर इसने तेलकुप्पी के मंदिरों को पुनर्निर्माण कराया। वहाँ पर तेलकुप्पी के जो मंदिर थे उसका पुनर्निर्माण कराया राजा मान सिंह ने, ये भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद 1592 में ये आगे बढ़ा, और जो साहेबगंज का इलाका है राजमहल, इसको उसने बंगाल की राजधानी बनाया। तो इसका आंसर होगा 1592 ऑप्शन सी। और इसने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया, और वहाँ पर एक जगह था परकोटा, और जो महल वाले नगर थे उन सबको मिलाकर एक नगर बनाया अकबर नगर, और ये नाम रखा अकबर नगर। तो ये सभी चीज़ें हैं मान सिंह के बारे में। और यहाँ पूछा गया था कि राजमहल को इसने बंगाल की राजधानी कब बनाया था? तो ये बनाया था 1592 में। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो 1857 का विद्रोह जो है
झारखंड में इसकी शुरुआत हुई थी रोहिणी गांव से। रोहिणी गांव जो कि देवघर में है, यहाँ से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी और ये शुरू हुआ था 12 जून से, 12 जून 1857। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। और रोहिणी गांव ये अजय नदी के किनारे है। अजय नदी यहाँ से गुजरती है, मतलब ये अजय नदी के किनारे ये रोहिणी गांव है। और यहाँ पर 32वीं रेजिमेंट थी, अंग्रेज़ों की जो 32वीं रेजिमेंट थी वो यहाँ पर थी। और ये जो रेजिमेंट थी 32वीं रेजिमेंट, ये एक अंग्रेज़ था मैकडोनल्ड, इसके हाथ में थी। मैकडोनल्ड यहाँ का हेड था 32वीं रेजिमेंट का। और इसी 32वीं रेजिमेंट के कुछ घुड़सवार सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की थी और इन्होंने यहाँ के अंग्रेज़ों पर हमला किया। और यहाँ पर एक अंग्रेज़ थे नॉर्मन लेस्ली, इसकी हत्या कर दी थी इन्होंने। तो नॉर्मन लेस्ली की यहाँ पर 32वीं रेजिमेंट के घुड़सवार सैनिकों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इस 32वीं रेजिमेंट को यहाँ से हटाकर, मतलब कि रोहिणी गांव से हटाकर, इसको ले जाया गया भागलपुर। भागलपुर में इसका मुख्यालय बनाया गया। पहले ये रोहिणी गांव में था। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को रोहिणी गांव से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को मुल्की मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है? मुल्की मिल्की आंदोलन, तो ये बोला जाता है सरदारी आंदोलन को। और ये हुआ था 1858 से 95 के बीच, 1895 के बीच। और यहाँ जो ये मुल्की है, इसका मतलब होता है मुल्क, यानी मातृभूमि। मातृभूमि मुल्क जो अपना देश होता है। और ये मिल्की मतलब होता है अपनी ज़मीन। तो मातृभूमि और ज़मीन के लिए जो आंदोलन किया गया था उसको बोला जाता है मुल्की मिल्की का आंदोलन। और ये सरदारी आंदोलन को बोला जाता है। और ये जो हुआ था ये 3 चरणों में हुआ था। 3 चरण में ये हुआ था 1858 से 95 के बीच। और जो पहला चरण था वो हुआ था 1858 से 81 के बीच। दूसरा चरण हुआ था 81 से 90 के बीच। और तीसरा चरण हुआ था 90 से 95 के बीच। और ये जो आंदोलन था सरदारी आंदोलन, या इसको सरदारी लड़ाई भी बोला जाता है। सरदारी लड़ाई जो थी, इसका नेतृत्व कोल सरदारों के द्वारा किया गया था। जो कोल सरदार थे उनके द्वारा इस लड़ाई का नेतृत्व किया गया था। हुआ क्या था कि जो कोल विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1831-32 में। तो इस कोल विद्रोह के बाद जो कई आदिवासी या जो जनजातीय लोग थे वो असम के चाय बागानों में मजदूरी करने के लिए चले गए थे, असम और बंगाल की ओर। लेकिन जब ये वापस आए तो इन्होंने देखा कि इनकी जो ज़मीनें थीं उस पर किसी और लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो ज़मीन के नए मालिकों ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया और ये लोग जब वापस आए तो इन लोगों को लौटाने से मना कर दिया, मतलब कि इनको ज़मीनें वापस नहीं दी जा रही थी। तब इन्होंने ये सरदारी आंदोलन शुरू किया। तो इसीलिए इसको बोला जाता है मुल्की मिल्की का आंदोलन भी बोला जाता है, मतलब कि अपनी मातृभूमि और ज़मीन के लिए आंदोलन। और ये आदिवासियों के द्वारा लगभग 40 साल तक ये आंदोलन किया गया था। और इस आंदोलन में इन कोल सरदारों के साथ मुंडा और उरांव लोग भी शामिल थे। मुंडा और उरांव भी इस मुल्की मिल्की का आंदोलन में शामिल थे, सरदारी लड़ाई में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदारी लड़ाई। इसको मुल्की मिल्की का आंदोलन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? तो ये बरवा की लड़ाई हुई थी भीमकर्ण और रक्सेल राजा के बीच। तो रक्सेल राजा को भीमकर्ण ने पराजित कर दिया था। तो इसका आंसर होगा भीमकर्ण, ऑप्शन ए। और भीमकर्ण जो है ये नागवंश का राजा था। नागवंश का ये राजा था। और नागवंश की बात करें तो इसके संस्थापक थे पणी मुकुट राय। पणी मुकुट राय नागवंश के संस्थापक थे। और भीमकर्ण जो है वो नागवंश के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने राय की जगह पर कर्ण की उपाधि धारण की थी। पहले अब इनके जो नागवंश के जितने भी राजा थे, जैसे कि मुकुट राय, मदन राय, प्रताप राय, सबके नाम के पीछे राय था। लेकिन भीमकर्ण पहला राजा बना जिसने राय की जगह पर कर्ण अपनाया। और ये बरवा की लड़ाई जो है वो भीमकर्ण और रक्सेल राजा के बीच हुई थी। और इसमें जो रक्सेल राजा था वो 12,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ था और इसके पास काफ़ी बड़ी पैदल सेना भी थी। लेकिन फिर भी भीमकर्ण ने इसको हरा दिया था। और भीमकर्ण ने टोरी पर कब्जा कर लिया था। टोरी पलामू में है, पलामू में एक जगह है, वहाँ पर इसमें रक्सेल राजा को हराने के बाद कब्जा कर लिया था।
और लड़ाई के बाद इसने रक्सेल राजा को जब लूटा तो लूट में एक वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई थी। लूट में वासुदेव की मूर्ति भी मिली थी। और भीमकर्ण ने अपनी राजधानी बनाया था खुकरा को। खुकरा को इसने अपनी राजधानी बनाया था। और नागवंश की जो पहली राजधानी थी, जो कि पणिमुकुट राय के द्वारा बनाया गया था, वो था सुत्यांबे। तो ये पूछा गया था एक बार कि नागवंश की पहली राजधानी कहाँ थी, तो ये थी सुत्यांबे। इसके बाद जो चौथा राजा था नागवंश का, प्रताप राय, इसने राजधानी बदलकर चुटिया को राजधानी बनाया था। तो सुत्यांबे के बाद चुटिया, और चुटिया के बाद ये खुकरा, जो भीमकर्ण ने राजधानी बनाई थी, खुकरा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने हराया, तो ये थे भीमकर्ण। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पूछा है कि कौन से प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो हम प्रमंडलों की बात करें तो झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। तो यहाँ आप ये मैप में देख सकते हैं, झारखंड में ये 5 प्रमंडल हैं। इनमें है पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल। तो ये 5 प्रमंडल हैं और इन पांचों प्रमंडल में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं उत्तरी छोटानागपुर में। उत्तरी छोटानागपुर ये है। तो यहाँ पर 7 ज़िले हैं, इसके अंतर्गत 7 ज़िले हैं। इन 7 ज़िलों में हैं ये चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद और बोकारो। तो उत्तरी छोटानागपुर जो है वो सबसे ज़्यादा ज़िलों वाला प्रमंडल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरी छोटानागपुर। और इसके अलावा बाकी प्रमंडलों को देख लें। यहाँ जो ये पलामू प्रमंडल है, इसके अंतर्गत है 3 ज़िले, और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 5 ज़िले, और संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 6 ज़िले, और कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 3 ज़िले। तो इस तरह 7 ज़िलों यानी सबसे अधिक ज़िलों के साथ है उत्तरी छोटानागपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तुजु के जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो तुजु के जहांगीरी में झारखंड को बोला गया है खोखरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें खोखरा बोला गया है। तो यहाँ आप ये झारखंड के अलग अलग नाम देख सकते हैं, जैसे कि झारखंड नाम क्यों पड़ा, ये वन और जंगलों की बहुलता के कारण हमारा जो क्षेत्र है उसका नाम झारखंड पड़ा। और इस झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख मिलता है एतेरिया ब्राह्मण में, और एतेरिया ब्राह्मण में झारखंड को बोला गया है पुंड या पुंड्र। और उसके बाद ये 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का पहला उल्लेख मिलता है। और ये फिर अलग अलग नाम है, जैसे कि वायु पुराण में मुरंड बोला गया है, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, महाभारत में पशुभूमि, और महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरंड देश, और पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश, और तुजु के जहांगीरी में खोखरा। और जो फाहयान था, चीनी यात्री था ये, इसके द्वारा झारखंड क्षेत्र को कुक्कुट लाड कहा गया था। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तुजु के जहांगीरी, तो यहाँ ये है खोखरा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का चिरिया नामक स्थान प्रसिद्ध है। तो चिरिया क्यों प्रसिद्ध है। चिरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के भंडार के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये जो चिरिया है ये सिंहभूम में है, और यहाँ चिरिया में भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है। तो ये जो चिरिया है यहाँ पर पूरे भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार है। और कोयले की बात करें तो कोयला झारखंड में सबसे ज़्यादा मिलता है झरिया में। झरिया ये राज्य का सबसे बड़ा कोयला खान है। और इसके अलावा यहाँ बॉक्साइट दिया गया है। बॉक्साइट के बारे में बात करें तो बॉक्साइट, इसको गलाने का संयंत्र है मोरी में। मोरी में है बॉक्साइट गलाने का संयंत्र। तो यहाँ इस क्वेश्चन में चिरिया के बारे में पूछा गया है, तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के भंडार के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर स्टेडियम और उसके स्थान को मिलान करना है। तो यहाँ पर स्टेडियम दिए गए हैं। तो कीनन स्टेडियम है जमशेदपुर में, और मेकॉन स्टेडियम है रांची में, और ये एम के मंगलम स्टेडियम है बोकारो में, और अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है यहाँ गुमला में। तो ये गुमला। तो ये हो गए 2, 1, 4 और 3। तो
2, 1, 4 और 3, इसका आंसर हो गया ये 4th। अगला क्वेश्चन है, सबर जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता है। तो सबर जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता है पोटे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये पोटे जो है ये कोल जनजाति में भी बोला जाता है। कोल और सबर ये दोनों जनजाति में वधु मूल्य को पोटे बोला जाता है। और यहाँ जो हरजी दिया गया है ये बोला जाता है बंजारा जनजाति में। और यहाँ जो पोन दिया गया है ये बोला जाता है माल पहाड़िया जनजाति में। माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को पोन कहा जाता है। और यहाँ जो ये टका दिया गया है ये दो तरह का होता है, एक होता है पोन टका, ये बोला जाता है माहली जनजाति में। और इसके अलावा एक होता है डाली टका, डाली टका बोला जाता है बेदिया और असुर जनजाति में। ये सभी पोन टका, डाली टका और ये पोन, पोटे, हरजी ये वधु मूल्य हैं। और ये वधु मूल्य तो आप लोगों को पता ही होगा, हमारे जो झारखंड की जो जनजातियां हैं उनमें जब शादी होती है तो लड़के के परिवार के द्वारा लड़की के बदले कुछ मूल्य दिया जाता है, तो उसी को बोला जाता है वधु मूल्य। जरूरी नहीं कि इसमें पैसा ही दिया जाए, इसमें बहुत तरह से बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उसको बोला जाता है जो कि लड़के के परिवार के द्वारा दिया जाता है लड़की के परिवार को, तो वो होता है वधु मूल्य। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सबर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पोटे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, थाना भगत आंदोलन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पूछा है कि यहाँ जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन असत्य है। असत्य है मतलब गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है, इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तार भी माना जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा है, यह एक प्रकार का संस्कृतिकरण आंदोलन था, ये भी सही है। और तीसरा है, इस आंदोलन में एकेश्वरवाद को अपनाने, मांस मदिरा के त्याग, आदिवासी नृत्यों पर रोक तथा जूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया, तो ये भी सही है। और अगला स्टेटमेंट है, इस आंदोलन के नेता बुद्धू भगत थे, तो ये गलत है। इस आंदोलन के नेता बुद्धू भगत नहीं थे। इस आंदोलन का जो जनक था या जो नेता थे वो थे जतरा भगत। जतरा भगत इस आंदोलन के नेता थे। और ये जो आंदोलन था थाना भगत आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई थी 21 अप्रैल 1914 से। 21 अप्रैल 1914 इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और शुरुआत में ये धार्मिक और आर्थिक आंदोलन था, लेकिन बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। तो यहाँ इस क्वेश्चन में असत्य पूछा गया है, तो ये होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के जलवायु प्रदेश के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य यहाँ भी गलत पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है, झारखंड में ठंडे के मौसम में अत्यधिक ठंड और गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी होती है, तो ये सही है। दूसरा है, पूर्वी संथाल परगना में पाई जाने वाली जलवायु जो है वो पश्चिम बंगाल के नॉर्वेस्टर के समान है, तो ये भी सही है। तीसरा है, यहाँ ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मौसम तथा शीत ऋतु में गर्म मौसम पाया जाता है, तो ये तो गलत है। तो इसका आंसर यही होगा ऑप्शन सी। यहाँ गर्मी में ठंडा नहीं होता है, गर्मी में गर्मी ही होती है और शीत ऋतु में ठंड ही होती है। और यहाँ जो जलवायु प्रदेश की बात की गई है, तो झारखंड को 7 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। यहाँ आप ये झारखंड के 7 जलवायु प्रदेश देख सकते हैं, और यहाँ मैप में भी ये दिया गया है, इसे भी आप देख सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सबको पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। तो सबसे प्रदूषित नदी पूछा गया है, ये है दामोदर नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये जो दामोदर नदी है इसको बंगाल का शोक भी बोला जाता है, बंगाल का शोक बोला जाता है। और ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है झारखंड की। और इसका एक उपनाम भी है, इसको देव नदी भी बोला जाता है। और ये जो दामोदर नदी है ये निकलती है टोरी से, लातेहार में एक जगह है टोरी, वहीं से ये निकलती है और ये जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी इसका मुहाना है, यानी कि हुगली नदी में ये जाकर मिल जाती है। और दामोदर नदी की झारखंड में कुल लंबाई पूछा जाता है, तो झारखंड में इसकी कुल लंबाई है 290 किलोमीटर। और जो इसका अफवाह क्षेत्र है, अफवाह क्षेत्र ये भी पूछा जाता है,
ये है 12,800 किलोमीटर। और यहाँ ऑप्शन में ये बराकर नदी दिया गया है। ये बराकर नदी आगे जाकर दामोदर नदी में ही मिल जाती है, मतलब कि ये उसकी एक तरह से सहायक नदी है। और ये निकलती है पद्मा से, पद्मा जो हजारीबाग में है। और यहाँ जो मयूराक्षी नदी दी गई है ये निकलती है त्रिकुट पहाड़ी से, त्रिकुट पहाड़ी देवघर। और ये पुनपुन नदी ये निकलती है पलामू से, और ये आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर सबसे प्रदूषित नदी पूछा गया है, तो ये है दामोदर नदी। और ये झारखंड की सबसे लंबी नदी भी है, इसे बंगाल का शोक भी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक भाषा का संबंध द्रविड़ परिवार से है? तो यहाँ द्रविड़ परिवार की भाषा के बारे में पूछा गया है कि किसका संबंध जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार से है। तो इनमें से ये है कुडुक। कुडुक जो है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ जो ये हो, करमाली और ये संथाली दिए गए हैं ये सभी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक। और यहाँ केवल ये कुडुक ही है जो द्रविड़ भाषा परिवार से है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के आदिवासियों में प्रचलित यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पूछा है कि दिवाली के दूसरे दिन आदिवासियों के द्वारा, यानी झारखंड के आदिवासियों के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सोहराय, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये सोहराय जो है ये संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। सोहराय संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है और ये 5 दिन तक मनाया जाता है। सोहराय का त्यौहार 5 दिन तक मनाया जाता है। और इसमें मवेशियों की पूजा की जाती है। मवेशी यानी जो गाय और बैल जो है, खासकर बैल जो है उसकी पूजा की जाती है। और इसी समय गोहाल पूजा भी की जाती है। आपने गोहाल पूजा सुना होगा, जहाँ पर यानी कि जिस घर में गाय बैल को रखा जाता है उस घर में पूजा की जाती है। और इस पर्व को जब मनाया जाता है तो उससे पहले घर की दीवारों पर प्राकृतिक पदार्थों से पेंटिंग की जाती है। और ये त्यौहार 5 दिनों तक चलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाने वाला पर्व है सोहराय। अगला क्वेश्चन है, झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो झारखंड लोक सेवा आयोग ये है जेपीएससी, जिसकी हम सभी तैयारी करते हैं। तो इसकी स्थापना पूछा गया है किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2002 में, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और इसकी स्थापना जब की गई थी तब इसके पहले अध्यक्ष थे फटिक चंद्र हेम्ब्रोम। फटिक चंद्र हेम्ब्रोम को जेपीएससी का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। और इसके अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं उनको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और अभी अध्यक्ष सहित 9 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है, मतलब कि अध्यक्ष को मिलाकर कुल 9 सदस्य होंगे। और अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी। यहाँ आप ये अध्यक्ष सहित जो 9 सदस्य हैं उनके नाम और ये पद देख सकते हैं। जैसे यहाँ चेयरमैन है अमिताभ चौधरी और ये बाकी 9 पद हैं जेपीएससी के। तो यहाँ पूछा गया है कि जेपीएससी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2002 में। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पूछा गया है कि व्यक्तियों को उनके उपनाम से सुमेलित करें। तो इधर ये उपनाम दिए गए हैं और यहाँ उनके ये असली नाम दिए गए हैं, तो इनको मिलाना है। तो दिसोम गुरु बोला जाता है शिबू सोरेन को, तो ये पहला। और छोटानागपुर केसरी राम नारायण सिंह को। और आदि विद्रोही बोला जाता है तिलका मांझी को। और हरि बाबा ये है दुका हो। तो ये 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये पहला ऑप्शन। तो ये सभी जो हैं ये सभी सही सुमेलित हैं, तो इसका आंसर है ये 1। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जोहार।